Hello students, welcome to our YouTube channel NEET and JEE. Today we are going to discuss a very important chapter of class 10th, carbon and its compound. It is a very basic chapter for organic chemistry. It's like a ABCD for organic chemistry. So let's start carbon and its compound. कार्बन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने देखा होगा, कार्बन ही कार्बन होता है उसमें। तो ऐसा कार्बन में क्या है, कार्बन इतना पूरी एक अलग ही ब्रांच बना दी गई है जिसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो हम देखेंगे कार्बन ऐसा क्या चीज है कार्बन के अंदर। ठीक है, तो कार्बन के कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि कार्बन है क्या। देखो, कार्बन एक एलिमेंट है जो कि क्या है, नॉन मेटल है। अब ये नॉन मेटल मेटल आई थिंक तुम्हें पता होगा, चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है ये, मेटल नॉन मेटल वगैरह। तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6। और अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 and 4। अब कार्बन इतना ज्यादा क्या क्या कुछ कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स पहले। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, कार्बन इज एन एलिमेंट whose symbol is C. It is a non-metal. थर्ड पॉइंट है, अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल। देखो, कार्बन अगर पूरे टोटल कार्बन की बात करी जाए कि अर्थ पर कार्बन कितना है, तो कार्बन का जो अमाउंट है अर्थ पर वो बहुत कम है। और बहुत कम होने के बाद भी फैक्चुअल बात ये है, अगर हम अर्थ क्रस्ट पर बात करें कि अर्थ क्रस्ट पर कितना कार्बन है, तो 0.02% कार्बन अर्थ क्रस्ट पर होता है। और अर्थ क्रस्ट का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, जैसे पेट्रोलियम वगैरह में कार्बोनेट, सल्फेट, मिनरल्स में जो चीज पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट। या अर्थ के अंदर जैसे पेट्रोलियम, इन सब चीजों के अंदर जो कार्बन मिलता है वो कितना है, 0.02%। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो कितना है, 0.03%। और वो भी एटमॉस्फेयर में किसकी फॉर्म में है, CO2 की फॉर्म में। ठीक है, CO2 की फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है, कितना, 0.03%। तो फैक्चुअल बात तो ये है कि कार्बन का पूरा अमाउंट अर्थ पर कितना है, बहुत ही कम। और बहुत कम हो, इतना कम अमाउंट कार्बन का प्रेजेंट होने के बाद भी एक्चुअली ये सब चीज में प्रेजेंट मिलता है। ज्यादातर हम जितनी भी डे लाइफ में यूज करते हैं चीजें, सब में कार्बन कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड विच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू में भी कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कार्बन हर चीज में मिलता ही है लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट सॉरी 5, a large number of things which we use in our daily life are made up of carbon compounds. It is clear that कार्बन एलिमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। तो इससे पता चल जाता है कि कार्बन हमारी डेली लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सारे के सारे एलिमेंट्स से अगर हम फूड की बात करते हैं, देखो ग्लूकोज, सिंपल सी बात है, हर चीज में ग्लूकोज होती है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो इनमें इनमें भी ग्लूकोज में भी क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो जितने भी वो है फूड है खाने वाले पॉइंट, we can taste the presence of carbon in a material on the basis of the fact that carbon and its compound burn in air to give carbon dioxide gas which turns lime water milky। देखो, कोई भी प्रोडक्ट कार्बन का मिलकर बना है, कोई ऑब्जेक्ट कार्बन से मिलकर बना है नहीं बना है, हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। कैसे, कार्बन का जब भी हम कंबशन करते हैं तो क्या मिलता है, CO2। और ये CO2 को अगर हम पास कर देते हैं किसके अंदर, लाइम वाटर के अंदर पास कर देते हैं। इसके अंदर सपोज करो लाइम वाटर है और इसके अंदर हमने पास कर दिया है, CO2 को पास कर दिया, तो ये लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की बन जाएगा। इसका कलर चेंज हो गया, कैसा हो जाएगा, मिल्की। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है, इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन का अमाउंट प्रेजेंट है नहीं है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट हम देखना चाहते हैं कि कार्बन का बना हुआ है कि नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे। कार्बन को बर्न करने से क्या होगा, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को बर्न करने से क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। ठीक है, और यही CO2 हम किस में पास कर देंगे, लाइम वाटर में। अगर लाइम वाटर कैसा हो जाता है, लाइम वाटर अगर मिल्की हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन से। ठीक, अगला पॉइंट, कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कार्बन की, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो, बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, आपके सिलेबस में तो दो ही टाइप के पढ़ने हैं। पहला है कोवलेंट बॉन्ड, के बारे में पढ़ा तुमने या नहीं पढ़ा अब तक, तो मैं बताऊंगा। दूसरा है आयनिक बॉन्ड, तुमने पढ़ा होगा मेटल एंड नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड कब बनता है। तो देखो, कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं,
तो पहले देखो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बनते कब हैं। जैसे कि कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन का ही लेते हैं। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 6, वो एटॉमिक नंबर कितना है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2 एंड 4। अब इसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, होने चाहिए थे कितने 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये क्या कर सकता है, ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अगर चारों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो जाएगी। या ये क्या कर लें, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें। भाई सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो या तो ये क्या कर ले 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसकी फर्स्ट शेल कैसी हो जाएगी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये गेन कर लेगा, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 8। ठीक है, तब भी क्या बन जाएगी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब देखो होता क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन को ये लूज नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन का साइज देखोगे अगर तुम, कार्बन कहाँ पे आता है, बोरोन के बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। तो कार्बन का अगर साइज होंगे तो साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, साइज छोटा ही साइज होता है इसका। और इसका साइज इतना छोटा है कि इसका साइज मतलब जैसे ये क्या है, इसका न्यूक्लियस, कार्बन का ये न्यूक्लियस है। तो ये इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें, मान लिया सपोज करो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के 4 प्रोटॉन से अच्छी तरह अट्रैक्टेड वो होते हैं, अच्छी तरह अट्रैक्शन होता है इनका। तो ये इसको क्या नहीं कर सकते, लूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इम्पॉसिबल है इसके लिए, कार्बन के लिए। ठीक, अगली चीज देखो, और अगर हम किसी बात करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत एनर्जी चाहिए इसके लिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करता है शेयरिंग, कार्बन क्या करता है शेयरिंग। शेयरिंग कैसे, कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसी और के साथ कर ले तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो कैसे, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहता है तो ये किसी और के साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर हम हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कराते हैं इसकी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो इसकी फर्स्ट शेल में कितना है 1, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो ये भी क्या चाहता है हाइड्रोजन भी, कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएगा तो इसका हाइड्रोजन की भी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका भी। तो देखो हाइड्रोजन और कार्बन आपस में क्या करते हैं शेयरिंग, और शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो इन्होंने सबने क्या बना, शेयरिंग करके क्या बनाया एक एक बॉन्ड। तो कार्बन के पास देखो, अभी अगर हम कार्बन के पास देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के पास कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के पास भी देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए। इसका मतलब क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, अगर हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं अगर आयनिक बॉन्ड की, कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है भाई। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली तो देखो आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है तब आयनिक बॉन्ड बनता है। और वो कब बनता है, देखो अगर हम मेटल ऑन मेटल की बात करते हैं, मेटल और नॉन मेटल में हमेशा क्या कैसा बॉन्ड बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। क्यों, देखो मेटल क्या होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और नॉन मेटल क्या होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब एक चीज देखो, जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, ठीक, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, 11 मतलब 2 8 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी 2 8 1। तो इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल में। तो या तो ये क्या करें, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे
या कितने इलेक्ट्रॉन ले लें, या तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन को अपने गेन कर लें, 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें, या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें। अब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पॉसिबल है या 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है, इसलिए Na एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाता है, Na प्लस, तो ये क्या बनाएगा 2 8, इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब ये एक इलेक्ट्रॉन देता किसको है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का नंबर एटॉमिक नंबर 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी 2 8 7। अब इसके पास भी दो चॉइस होती है, या तो ये क्या करें 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, या एक इलेक्ट्रॉन किसी से मिल जाए इसको, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी 2 8 8। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सोडियम, या जो भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बना लेगा 2 8 8। तो इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसका मतलब Na और Cl के बीच में, Na और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, तो यहां से ये वाला फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो 2 4। ऐसी कंडीशन किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं आती। 4 इलेक्ट्रॉन, देखो हर किसी के साथ अगर बात करते हैं, कार्बन से पहले बोरोन है, जैसे बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 2 3। ठीक है, कार्बन आ गया। और अगर इस कार्बन के बाद देखते हैं नाइट्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 7 2 5। तो देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ना कि 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। तो ये शेयरिंग कौन करता है, ओनली कार्बन। क्यों, देखो शेयरिंग ये भी कर सकता है, लेकिन इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इससे या अगर अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाना है इसको, तो इस या तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, या फिर क्या करें, या फिर अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, या 5 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर सकता है। किसी भी 5 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, तब भी तो इसके पास क्या हो जाएगा 8 एटम। तो देखो ये शेयरिंग भी कर सकता है और दे भी सकता है। लेकिन इस वाले केस में कार्बन के केस में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन देना या 4 इलेक्ट्रॉन को लेना, तो लेना और देना सेम नंबर ऑफ एटम है ना, बीच में फंस गया है कार्बन, ना तो ये दे सकता और ना ले सकता, इसलिए ये हमेशा क्या करता है, इसलिए हमेशा शेयरिंग करता है, इसलिए कार्बन हमेशा क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो इस वाले केस में अगर हम किसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास देखो या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, किसी से गेन कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, लूज कर ले। तो इसका मतलब ये आसान कौन सा है इनमें से, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना, 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करना तो और बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी बनेगा 2 8, तो इससे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। इसका मतलब ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड। ठीक है, ऐसे कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। ठीक है, तो देखो कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, वैलेंसी कितनी है कार्बन की 4। अगली चीज थर्ड प्रॉपर्टी है, कार्बन शो सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। तो सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। इसका मतलब कार्बन क्या शो करता है, कैटिनेशन। कार्बन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब ऐसी ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कोई और एलिमेंट भी शो करता है। देखो कार्बन का ग्रुप कौन सा है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीन। ठीक है, अब देखो कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों, क्योंकि कार्बन जब कार्बन से बॉन्ड बनाता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, अपने से अपने आप को जोड़ने की, तो जब कार्बन का अपने से अपने आप बॉन्ड बनाएगा तो क्या करेगा, तब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का क्या मतलब है, देखो यहाँ जैसे कार्बन चारों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन के साथ शेयरिंग करता है और क्या बनाता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। तो ऐसा तो ये भी कर सकते हैं, सिलिकॉन भी कर सकते हैं, जर्मेनियम भी, टिन भी और लेड भी। लेकिन देखो इस कार्बन का साइज
कार्बन का साइज इन औरों के कंपैरिजन में छोटा होता है, तो कार्बन ने जिसके साथ शेयरिंग करी है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड कर देता है। टाइटली बाउंड करेगा तो कार्बन कार्बन आपस में जब टाइटली बाउंड करके रखेंगे इनके न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा ना। ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसा बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो क्या नहीं होगा, तो ये आपस में जुड़ने की कैपेसिटी इनकी कैसी होगी, मैक्सिमम। लेकिन सिलिकॉन का साइज कार्बन के कंपैरिजन में कैसा होता है, ज्यादा, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड नहीं कर पाता, और सिलिकॉन और सिलिकॉन का बॉन्ड कैसा बनता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनता जितना ज्यादा कार्बन कार्बन का बनता है। इसीलिए ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करता। जैसे कार्बन 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 कितने भी जुड़ सकते हैं, 80 100 इवन, और भी मैक्सिमम, ठीक है, 80 तक भी चला जाता है इसका, और इवन हायर 200 तक भी चला जाता है, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन का केवल सिलिकॉन 7 तक ही जुड़ जा पाते हैं, 5 to 7 नंबर तक ही सिलिकॉन जुड़ पाते हैं, और ज्यादा नहीं जुड़ पाते। इसका मतलब सिलिकॉन भी शो करता है, लेकिन कार्बन सबसे ज्यादा शो करता है, और कोई एलिमेंट इतना ज्यादा शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं करता। और ये केवल इसी वाले ग्रुप की करते हैं, क्योंकि सब कैसे हैं, टेट्रावैलेंट, सबकी वैलेंसी कितनी है, 4। समझ आया, आई होप तुम्हें समझ में आया हो, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अकरेंस ऑफ कार्बन। पहली बात करते हैं इन फ्री स्टेट। Carbon occur in nature mainly in two forms, diamond and graphite. Another naturally occurring form of carbon called Buckminster fullerenes. In the combined form, carbon occur in nature in the form of compounds such as carbon dioxide, carbonates, fossil fuels like coal, petroleum, organic compounds like carbohydrate, fat, protein. देखो, अगर हम फ्री स्टेट की बात करते हैं, कार्बन फ्री स्टेट में अगर पाया जाता है तो दो फॉर्म में नेचुरली जो पाया जाता है, ठीक है। इन फ्री स्टेट नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, कौन कौन सी, डायमंड में फ्री स्टेट में मिलता है कार्बन, और ग्रेफाइट में। फ्री स्टेट का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन ने अपने साथ ही बॉन्डिंग रखी है, केवल कार्बन कार्बन प्रेजेंट है और कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। ऐसे ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। अब अगर ये कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये फिर डायमंड क्यों है और ये ग्रेफाइट क्यों है, सेम भी तो होने चाहिए थे, हम इन्हें सेम बोल देते, डायमंड ही बोल देते, ग्रेफाइट बोलने की क्या जरूरत थी जब कार्बन कार्बन से जुड़ा है। तो देखो ये होता क्या है, आगे बताऊंगा इसका रीजन ऐसा क्यों है, ठीक है। अगली चीज, अगर अगली कंबाइंड स्टेट में मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे CO2, कार्बन यहाँ पे किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। ऐसे ही कार्बोनेट यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, कार्बोनेट में भी। और ऐसे ही किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट में किसके साथ जुड़ा होता है, हाइड्रोजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, इन सब के साथ, ऐसे प्रोटीन में, ठीक है। तो इन फ्री स्टेट में कहाँ कहाँ मिलता है, डायमंड और ग्रेफाइट में। और कंबाइंड स्टेट में कहाँ कहाँ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बोनेट्स में, या फिर जितने भी और सब चीजों में इन कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। अब बात करते हैं एलोट्रोप्स की। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स किसे बोलते हैं, पहली चीज तो ये कि एलोट्रोप बोलते किसे हैं। देखो, एलोट्रोप्स बोलते हैं द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स in which an element can exist are called allotropes of element. वेरियस किसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट जैसे कार्बन ही है, कार्बन अपनी जो फॉर्म है वो एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म शो करता है। अब इस बात का मतलब है एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन, अपने एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स मिलती हैं उसकी, ठीक है। या ऐसे समझो जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, या कुछ एलिमेंट्स अपनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग शो करते हैं, है तो एक ही एलिमेंट लेकिन अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग शो करते हैं। या फिजिकल अपीयरेंस बोल सकते हैं उन्हें, कि फिजिकल अपीयरेंस एक एलिमेंट क्या है, एलोट्रोप्स किसको बोलते हैं, जिनकी फिजिकल फॉर्म एक ही एलिमेंट की एक फॉर्म से ज्यादा होती हैं, वो उनके एलोट्रोप्स होते हैं। जैसे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन 3 एलोट्रोप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरेंस। तो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर, इनकी फिजिकल अपीयरेंस सबकी कैसी है, अलग अलग, लेकिन सारे किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से। ये भी कार्बन की फॉर्म है, ये भी कार्बन की फॉर्म है, ये भी कार्बन की फॉर्म है। ये तो बहुत पुराने हैं, ये अभी कुछ डिस्कवर किए गए हैं कुछ टाइम पहले ही। कुछ टाइम पहले का मतलब है डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरेंस, ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। ये तीनों ही किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से। लेकिन ऐसा क्या चीज है कि अलग अलग है, तो इनकी सबके स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कार्बन के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, सॉरी डायमंड, ठीक है। डायमंड इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट, आई होप तुमने डायमंड अपना टीवी वगैरह में तो देखा ही होगा, अगर असलियत में नहीं देखा।
तो सुना तो होगा ही कि डायमंड बहुत प्रीसियस है, बहुत चमकीला होता है, ठीक है, बहुत ही महंगा होता है, कॉस्टली होता है। तो ऐसा क्या प्रॉपर्टीज है कार्बन्स की जो इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। पहली चीज कि डायमंड इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। इसमें एक अलग ही चमक होती है डायमंड में, डायमंड की चमक एक अलग ही चमक है, ठीक है, जैसे तुम्हारे चेहरों में डायमंड की चमक है, हाँ, ठीक है। अगली चीज देखो, डायमंड इज क्वाइट हैवी। हैवी क्यों है अभी पता चलेगा। हैवी इसलिए होता है, कार्बन आपस में जब कार्बन बॉन्ड बनते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डायमंड के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से कैसे होते हैं ये, डायमंड कैसा होता है, हैवी। अगली चीज, डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड। इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। जितने भी नेचुरल सब्सटेंस है उनमें सबसे ज्यादा हार्ड की अगर बात करते हैं तो डायमंड बहुत हार्ड है। अगली चीज, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। अगली चीज, डायमंड बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये किससे मिलकर बना है, कार्बन से मिलकर बना है, तो कार्बन का अगर कंबक्शन करेंगे, हीटिंग करेंगे तो CO2 तो मिलेगा ही, ठीक है। अगली चीज सीखते हैं मेन स्ट्रक्चर, जो मेन बात है इसकी, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो देखो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब कि देखो एक कार्बन, यहाँ कार्बन, जैसे ये कार्बन है, देखो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, कार्बन 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 से जुड़ा है टेट्राहेड्रल फॉर्म में, टेट्राहेड्रल फॉर्म में। ऐसे ये कार्बन भी इससे जुड़ा है किसी और 4 कार्बन से, ठीक है। देखो ऐसे जैसे इसमें ये कार्बन किससे जुड़ा है, 4 कार्बन है टेट्राहेड्रल फॉर्म में। टेट्राहेड्रल फॉर्म का मतलब है कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाले बॉन्ड तो किसमें है, इन द प्लेन, और ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसा है, अबोव द प्लेन, ठीक। ऐसे इसमें इसमें ये कार्बन देखो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से। टेट्राहेड्रली 4 कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे ये कार्बन किससे जुड़ा होगा, 4 कार्बन से, ऐसे करके। और ये वाला कार्बन भी कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 4 कार्बन से। टेट्राहेड्रली अरेंज कार्बन से जुड़ा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ uses of diamond are used in cutting instrument like glass cutters and so for cutting marbles in rock drilling equipment में क्यों यूज करते हैं, इतना ज्यादा हार्ड है कि हम इसे बहुत ज्यादा हार्ड होने की वजह से रॉक ड्रिलिंग में भी यूज करते हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा शाइनिंग प्रॉपर्टीज है, तो शाइनिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से हम इसको ज्वेलरी में यूज करते हैं। अगली चीज, शार्प एज्ड डायमंड आर यूज्ड फॉर बाय आई सर्जन एज ए टूल, और आई सर्जन भी शार्प होने की वजह से, बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से या बहुत ज़्यादा शाइनिंग होने की वजह से एज अ टूल यूज करते हैं सर्जन, ठीक है। अगली प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ग्रेफाइट अगर तुमने देखा होगा, ग्रेफाइट बेसिकली ग्रेफाइट होता क्या है, तो पेंसिल के अंदर जो काला काला तुमने देखा होगा, काली काली जिससे हम लिखते हैं वो से क्या बोलते हैं, ये जैसे पेंसिल है तो पेंसिल के जो अंदर ब्लैक लाइनिंग जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो उससे यूज कर सकते हैं। या फिर जैसे तुमने सेल देखा होगा, बड़े बड़े जो मोटे सेल आते हैं, जो वॉच के जो सेल आते हैं, उनके अंदर एक कार्बन की रोड डली होती है, ठीक है। वो जो कार्बन की रोड है वो भी किसकी होती है, ग्रेफाइट की, ठीक है। अगली चीज इसके पॉइंट पढ़ते हैं। ग्रेफाइट इज ए ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ग्रेफाइट इज ए लाइटर देन डायमंड। तो देखो लाइट, ग्रेफाइट इज ए लाइटर देन डायमंड। ग्रेफाइट क्या है, डायमंड के कंपैरिजन में बहुत हल्का होता है। डायमंड तो बहुत हैवी होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ग्रेफाइट इसकी जो है, ग्रेफाइट की जो डेंसिटी होती है डायमंड के कंपैरिजन में कम होती है। अगली चीज, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये तुम एक्सेप्शन में समझो, एक्सेप्शन में भी पढ़ा होगा तुमने। देखो ये क्या है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नहीं, लेकिन ग्रेफाइट करता है, नॉन कंडक्टर वो नॉन मेटल होते हुए भी। ऐसा क्यों, देखो ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन का जो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो होता है शीट लाइक स्ट्रक्चर। शीट लाइक स्ट्रक्चर जैसे देखो
तुमने यहाँ पे देख रहे होंगे कि कार्बन अब किस कार्बन ने कैसे छह वो बना रखी है, बेंजीनिंग टाइप वाला स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रखा है इसने। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ऐसे करके 6 रिंग बना रखी है। ऐसे ही 6 रिंग से जुड़ा हुआ है। इसके नीचे भी सेम ऐसे जुड़ा हुआ है। अब होता क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलता है। अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है, देखो मेटल की अगर बात करते हैं, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर भी जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है एक, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंडक्ट करेगा, ये ग्रेफाइट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, शीट लाइक स्ट्रक्चर है, और शीट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है जो फर्स्ट शीट है, अगर इसकी बात करते हैं शीट, इसके नीचे भी शीट लाइक स्ट्रक्चर समझ रहे हो, जैसे ये ऐसे मिलके यहाँ पे ऐसे मिलके ना एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, एक शीट बनाएंगे, और उसके नीचे भी एक शीट होगी, उसके नीचे भी एक शीट होगी। तो इन शीट के बीच में बहुत वीक फोर्स होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होकर एक वीक फोर्स होता है, ठीक है, लेयर्स के बीच में। तो वीक फोर्स होने की वजह से ये बहुत हल्का होता है कंपेयर टू डायमंड। ठीक है। अगली चीज, अगला पॉइंट, ग्रेफाइट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये भी किससे मिलकर बना है, कार्बन से मिलकर बना है, तो क्या ही देगा, CO2 ही देगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, पाउडर्ड ग्रेफाइट यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। देखो ये अगर तुमने देखा होगा पेंसिल, अगर तुम पेंसिल की जो कच्ची पेंसिल होती है उसको अगर तुम घिसोगे, और घिसने के बाद तुम उसे अपने हाथ में लेकर देखना, बहुत ही सॉफ्ट सी चीज है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट होता है वो, इतना सॉफ्ट होता है कि उसे एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं उन मशीनों में, जिन मशीनों में हम तेल नहीं लगा सकते, तेल का यूज नहीं कर सकते, उनमें हम एज ए लुब्रिकेंट क्या यूज करते हैं, पाउडर्ड ग्रेफाइट। अगला पॉइंट, ग्रेफाइट इज यूज एज ए मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इन अ ड्राई सेल। देखो अगर तुमने सेल देखे होंगे तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है वो भी तो कार्बन का ही बना होता है, तो वो कार्बन का मतलब वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। अगर तुमने सेल के अंदर देखा होगा, सेल के अंदर जो रोड होती है और रोड के अंदर एक ब्लैक सी रोड निकलती है, वो ब्लैक सी रोड किसकी होती है, और काला सा चूरा भी निकलता है, चूरे की बात छोड़ो, जो रोड होती है वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की। अगली चीज, ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग द कोर्स ऑफ अवर पेंसिल कॉल्ड पेंसिल लेड। और लेड पेंसिल मतलब वही पेंसिल, इसमें कच्ची पेंसिल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगली चीज बात करते हैं बकमनस्टर फुलरेंस। बकमनस्टर फुलरेंस इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर of 60 कार्बन एटम्स joined together to form a spherical molecule। होता क्या है, C60, इसको बुकमिनिस्टर को बोलते हैं, दूसरा नाम है C60। C60 क्या, कार्बन के 60 मॉलिक्यूल मिलके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, बकमनस्टर फुलरेंस। और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ग्रेफाइट और डायमंड से। इसका स्ट्रक्चर में ये कैसा होता है, ये होता है फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर, फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसमें दो टाइप की वो होती हैं, दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। क्या क्या, एक तो इसमें हेक्सागोनल, एक तो इसमें होता है हेक्सागन, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागन है ये वाला। और देखोगे तुम 1 2 3 4 5, एक है पेंटागन, ये पेंटागन। तो इसमें 20 तो हेक्सागन होते हैं और 12 पेंटागन होते हैं ऑफ कार्बन आइटम्स इन वन मॉलिक्यूल। तो 160 में भी कितने 20 हेक्सागन बनाते हैं, 20 हेक्सागन होते हैं। 20 हेक्सागन मतलब एक 20 हेक्सागन बनाते हैं और 12 पेंटागन बनाते हैं कार्बन आइटम्स इन अ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे ये दिख रहा होगा तुम्हें। और इन सब के बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है। अगली चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है। तो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अपार्ट फ्रॉम कार्बन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड containing hydrogen and many organic compounds containing oxygen और other elements। देखो अगर ऑर्गेनिक की बात करें कि ऑर्गेनिक वर्ड ही कहाँ से आया है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक, अगर हम ऑर्गेनिक वर्ड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक वर्ड ही वहां से आता है। ऑर्गेनिक मतलब
ऑर्गेनिक मतलब लिविंग थिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग थिंग। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहाँ से इन्वॉल्व हुई है, या ऑर्गेनिक वर्ड ही कहाँ से इन्वॉल्व हुआ है, लिविंग थिंग से। तो देखो, जहां पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बन के कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड। अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हो सकता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हो सकता है, क्लोरीन भी जुड़ा होता है। जनरली तुम्हारे सिलेबस में क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन कार्बन से क्या जुड़ा हो सकता है, सल्फर जुड़ा हो सकता है, क्लोरीन जुड़ा हो सकता है, ठीक है, और नाइट्रोजन जुड़ा हो सकता है। ये सब क्या मिलकर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। अगला पॉइंट, ठीक है। तो कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो, जब कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टिंग। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टिंग, ठीक। अगली चीज, कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, ये लो लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, एक चीज समझो इधर। तो मैं ऑर्गेनिक की दो तीन चीजें बता देता हूँ, क्या क्या। पहला पॉइंट है कि ऑर्गेनिक, मैंने तुम्हें बताया ऑर्गेनिक का मतलब होता है, ऑर्गेनिक वर्ड ही लिविंग थिंग से इन्वॉल्व हुआ है। तो ऑर्गेनिक की मतलब अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सारी लिविंग थिंग की बात हो रही है जनरली। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत कम, और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है, बहुत कम। क्यों, क्योंकि वे कोवलेंट कंपाउंड है। क्योंकि देखो, कोवलेंट कंपाउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड नहीं होते, कोवलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। इससे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड, इससे कोवलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक, ठीक है, क्योंकि उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इसमें इसमें क्या है, इसमें शेयरिंग है, होती है कोवलेंट बॉन्ड में। इसलिए कोवलेंट बॉन्ड अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, लो, और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, लो। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड की, तो याद रखना मोस्टली केस में ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, लेस एसिडिक कंपेयर टू इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम जैसे कि बात करते हैं, अगर हम बात करें H2SO4 और एसिटिक एसिड, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो कौन सा होगा, H2SO4। समझ में आया, क्योंकि ये क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड, और ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड, देखो ऑर्गेनिक एसिड हमारे, ऑर्गेनिक की बात करें हम, लिविंग थिंग की बात। तो जैसे ऑर्गेनिक एसिड अगर हम बात करते हैं, टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड, फलों में सिट्रिक एसिड होता है, तो हम उसे खाते तो है ही ना। सिट्रिक एसिड इतना ज्यादा एसिडिक थोड़ी ना होता है कि वो हमें मार देगा। इसलिए याद रखना, ऑर्गेनिक एसिड मोस्टली केस में, हमेशा ही, लगभग, जो कोई एक्सेप्शन वगैरह ना हो, ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, लेस एसिडिक कंपेयर टू इनऑर्गेनिक एसिड। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते हैं, ठीक है। अगली बात, अगला पॉइंट, लेकिन अगर हम जैसे बात करते हैं कि कार्बन के कुछ कंपाउंड, जैसे कार्बोनेट, हो गए, CO2 हो गया, जो कार्बन के कंपाउंड, फिर ये क्या है, ये ऑर्गेनिक है, नहीं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है। CO2 हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बोनेट हुआ, CO2 नेगेटिव, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ, HCO3 नेगेटिव, या फिर और भी कुछ चीजें हुई, कार्बाइड हुआ, C3 नेगेटिव, ये सब क्या है, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई, फिर बात तो वहीं आ गई जहां से आई थी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है, ऑर्गेनिक की, अब वही तो पढ़ने जा रहे हैं हम। तो देखो, रीजन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका कार्बन का रीजन क्या है, कि कार्बन क्या शो कर, कार्बन, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रीजन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली चीज, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सारे किसके होते हैं, कार्बन के।
और कार्बन क्या शो करता है, कार्बन कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, पहली पॉइंट ये है। और इसीलिए ये क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी करता है शो, इसलिए ये क्या है, बहुत ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकता है। हजारों लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सारे कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन से। अगर कार्बन प्रेजेंट नहीं है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है ही नहीं, ठीक है। अगर कार्बन प्रेजेंट किसी और कंपाउंड में अगर कार्बन नहीं है, तो ये समझो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही नहीं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों होते हैं, क्योंकि कार्बन से मिलकर बने होते हैं, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। और 4 वैलेंसी होने की वजह से ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है, कैटिनेशन, जिस वजह से बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, जब कार्बन केवल किससे जुड़ा हो, हाइड्रोजन से। जब कार्बन किससे जुड़ा हो, हाइड्रोजन से, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन किससे जुड़ा हो, हेलोजन से। हेलोजन से मतलब एक्स, एक्स मतलब हेलोजन। हेलोजन किसको बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मतलब जब भी कार्बन फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन से जुड़ा होगा, तो क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स। दूसरा हेल्कोहोल, तीसरा है अल्कोहल, जब कार्बन किससे जुड़ा हो, ओ एच ग्रुप से। किससे जुड़ा हो, ओ एच से जुड़ा हो। एच से तो यहां जुड़ गया, यहां बात कर रहे हैं ओ एच से। एल्डिहाइड, जब कार्बन किससे जुड़ा हो, सी एच ओ ग्रुप से। ये ग्रुप होते हैं, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। इनकी खुद प्रॉपर्टीज होती है एक। जैसे अगर हम बात करते हैं, देखो, जैसे हर बिरादरी में क्या होता है, हर कास्टिज्म में कोई ना कोई एक, हर किसी की एक इंडिविजुअली होती है अलग, ठीक है। तो उसे क्या, या फिर जैसे अगर हम नीट की बात करते हैं, तो नीट में हर स्पेशलिटी डॉक्टरों की अलग अलग होती है ना, कि भाई ये सर्जन है, ये फिजिशियन है, ये पीडियाट्रिक्स है, ऐसे करके हर कोई अलग अलग, हर किसी की स्पेशलाइजेशन अलग अलग होता है। तो यहाँ पर भी ये सब है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही, लेकिन सबका स्पेशलाइजेशन कैसा है, अलग अलग। ये क्या बनाता है, अल्कोहल, ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड। तो ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर कार्बन किससे जुड़ा हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे कोई ग्रुप जुड़ा हो, तो क्या बोलते हैं, कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बन किससे जुड़ा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हो, तो क्या बोलेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गए। अब देखो हम इन्हें इंडिविजुअल एक एक को पढ़ेंगे। पहला है हाइड्रोकार्बन। A compound made up of hydrogen and carbon only is called hydrocarbon। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जब भी कार्बन किससे जुड़ा हो, हाइड्रोजन से जुड़ा हो, तो उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे मीथेन। मीथेन मतलब, देखो अब एक चीज याद रखना, आप इसे नोट कर लेना। एक कार्बन, अगर हम एक कार्बन की बात करते हैं, अगर हम एक कार्बन की बात करते हैं, एक कार्बन को बोलते हैं मीथ, ठीक है। अगर कार्बन एक है तो ऐसे लिख लो। अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1, तो क्या बोलते हैं, मीथ। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन डाल देता हूं, नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक है तो मीथ, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो ओक्ट, और 9 है तो हेक्स, ऑक्ट, नॉन, और अगर 10 है तो डेक। देखो ये नेमिंग है एक तरह से। नेमिंग कैसी है, यूपीएससी वाली, आगे बताऊंगा यूपीएससी वाली भी। अभी फिलहाल इतना समझो कि अगर एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मीथ। ये नेमिंग है कार्बन की। भाई अगर 2 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, डाई कार्बन। ऐसा कुछ नहीं होता, एक अलग नाम होता है इनका। अगर एक कार्बन है तो मीथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 ओक्ट, 9 नॉन, और 10 डेक। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, जैसे हर कोई अपना सरनेम लगाता है ना, तो ऐसे ही क्या है, ऐसे ही टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का कुछ अलग सरनेम होगा, हेलो एल्केन्स का कुछ अलग सरनेम होगा, एल्को, ये सब क्या है, ये सब एक अलग अलग टाइप के हैं। ये समझो अलग अलग बिरादरी है ये सब, और हर अलग अलग बिरादरी में हर नाम होते हैं, और हर नाम का क्या होता है,
स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं बात करूं अपनी, तो देखो कोई, अगर मैं बात करूं कि रोहित, रोहित पाल, ठीक है, कोई होगा रोहित, रोहित शर्मा, ठीक है, तो पाल और शर्मा अलग अलग है। या फिर जैसे रोहित कुमार, तो यहाँ पे रोहित तो सेम ही है ना, हर नाम किस फर्क किसका पड़ा, कुमार का। अगर पाल की बात करता हूं तो रोहित पाल यानी कि मैं, लेकिन रोहित शर्मा यानी कि मैं नहीं। रोहित शर्मा मतलब कि कोई और, ठीक है, रोहित शर्मा मतलब कोई और। अगर रोहित कुमार की बात करें तो रोहित कुमार यानी मैं नहीं, रोहित कुमार यानी कि कोई और। तो यहाँ पे ऐसे ही क्या हो जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग नाम होगा। पर हम इतना चीज समझ में आ गए कि अगर 1 कार्बन होगा तो क्या होगा, मीथ, 2 कार्बन होगा तो ईथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 7 हेक्स, वो सॉरी 6 हेक्स, 7 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब हम अब हम लिखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो जैसे मीथेन है, मीथेन, तो अगर कार्बन, कार्बन के साथ क्या है, अब बात कर रहे हैं हम हाइड्रोजन की। अब पहले ये समझो, हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस बात का मतलब क्या है, जब एक हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब भी कार्बन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन में हमेशा याद रखना कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा ओनली, ठीक। तो देखो, जब भी कार्बन कार्बन किसके साथ जुड़ा होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओनली बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन और कार्बन किससे जुड़े हों, या तो डबल बॉन्ड से जुड़े हों, या कार्बन कार्बन किससे जुड़े हों, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन जब कार्बन कार्बन किससे जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आया। अब देखो, जो मैं बात बताने वाला था, मीथेन, तो हाइड्रोकार्बन के अपने हाइड्रोकार्बन 2 टाइप 3 टाइप के हो गए भाई। कौन कौन से वाले हाइड्रोकार्बन, एक तो सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में देखो, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब इसे बोलते हैं हम एल्केन। और इसमें आते हैं, इसमें आते हैं 2 टाइप के। कौन कौन से, एल्कीन और एल्काइन। अब समझो इनका इनका मतलब क्या है। एल्केन, हमने बोल दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्केन। ये 2 टाइप के हैं, कौन कौन से, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल। अब ये 2 टाइप के हो गए अनसैचुरेटेड, एक तो कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। और एल्काइन का मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये अनसैचुरेटेड 2 टाइप के हो गए, कौन कौन से, एल्कीन और एल्काइन। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो एल्काइन। यहां से एक बात समझ में आई, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो एल्कीन। अच्छा, अब सुनो, मीथेन, मीथेन का मतलब, मीथेन, मीथेन, देखो मीथ किसे बोलते हैं, एक कार्बन को, तो एक कार्बन है। एन किसे बोलते हैं, एन, एन बोलते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड हो। तो मीथ का मतलब तो एक ही है, तो एक का मतलब क्या है, एक तो हमेशा ही मीथेन रहेगा। एक तो हमेशा, अगर एक सिंगल कार्बन प्रेजेंट है तो सिंगल कार्बन का प्रेजेंट का मतलब क्या है भाई, समझो इधर, ये मीथेन है, तो मीथेन कभी मीथीन बन सकता है, नहीं। मिथाइन बन सकता है, नहीं। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि मीथ का मतलब है एक कार्बन, तो एक कार्बन तो हमेशा एक कार्बन तो ऐसे ही तो मीथेन का मतलब होता है, मीथेन का मतलब होगा एल्केन। एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो एक ही कार्बन है, दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, तो दूसरा कार्बन है नहीं, तो दूसरा कार्बन जब है ही नहीं तो दूसरा बॉन्ड, डबल बॉन्ड कब बनेगा, नहीं बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब एल्कीन बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन रिक्वायर है, 2। एल्काइन बनाने के लिए कम से कम कितने रिक्वायर है, 2। लेकिन एल्केन बनाने के लिए एक कार्बन को भी हम क्या बोलेंगे, एल्केन ही बोलेंगे।
तो हमेशा एल्केन तो एक कार्बन का हमेशा एल्केन ही बनेगा। दो कार्बन का एल्कीन भी बन सकता है, एल्काइन भी बन सकता है और एल्केन भी बन सकता है। जैसे कि अगला ऑप्शन लेता हूं मैं, अगला ईथेन। तो अगर मैं ईथेन के बारे में बात करूं, देखो ईथेन, ईथेन मतलब दो कार्बन, ईथ मतलब दो कार्बन, और एन की बात कर रखी है, तो इन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड आएगा, एक ही बॉन्ड आएगा, तो ये क्या हो गया, ईथेन। और बाकी जो वैलेंसीज खाली हैं, जो बॉन्ड नहीं बना रखे, चार बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, उसे क्या बोलेंगे, वे किससे ऑक्यूपाई कर दो, हाइड्रोजन से। अगली चीज इथीन, या हम इसको समझे जैसे इथीन। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, दो बॉन्ड, तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन मतलब ईथ, तो ईथ, ईथ हो गया, और डबल बॉन्डेड है तो क्या होगा, ईन, ईथीन। और यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे, इसने दो तो साथ बना लिया, एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक और हाइड्रोजन के साथ बना, तो ऐसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन दिखा दो, तो ये क्या हो गया, इथीन। और इसे क्या बोलेंगे, इथाइन, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, तीन, तो एक एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, तीन, तो तीन तो इसने यहाँ बना लिए, एक यहाँ पे रह गया इसका चार, तो इसे क्या बोलेंगे, इथाइन। ऐसे ही अगर हम किसकी बात करते हैं, देखो इथेन मीथेन हो गया, अगर हम इसकी बात करते हैं प्रोपेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन का मतलब, प्रोप मतलब तीन कार्बन, तीन कार्बन, एक दो तीन, और एन का मतलब हर कार्बन के बीच में कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड। अब प्रोपीन की अगर बात करते हैं, प्रोपीन की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोपीन एक दो तीन, देखो डबल बॉन्ड लगा दिया। अब जरूरी नहीं है कि हाँ भी डबल बॉन्ड हो, तब भी अगर डबल बॉन्ड नहीं है, एक के बीच में भी डबल बॉन्ड है, तब भी वो ईन ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हर कार्बन के बीच में कैसा होना चाहिए, तुम्हें डबल बॉन्ड लगाना चाहिए, नहीं, अगर एक के पास भी कैसा है, डबल बॉन्ड आ गया, तो तब भी वो प्रोपीन ही बोला जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया हो। अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, एल्कीन्स, जैसे देखो एल्कीन्स, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अ एल्कीन। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। एल्काइंस, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि एक प्रोपाइन की बात करते हैं, प्रोपाइन, तो प्रोपाइन का मतलब एक दो, प्रोप मतलब तीन कार्बन, और तीन का मतलब आइन का मतलब ट्रिपल, तो एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो क्या बन गया ये, प्रोपाइन। प्रोपाइन। अगर हम अब देखो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इथेन, इथीन और इथाइन। इथेन क्या हो जाएगा, एक दो, ये क्या है, इथेन। अगर बात करते हैं इथीन की, तो इथीन का मतलब दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब कितने बॉन्ड रह गए, दो ओनली, ऐसे इधर भी दो। अब इथाइन की बात करते हैं, तो एक दो तीन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। समझ में आया, समझ में आया। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, अब देखो एक चीज बता दूं तुम्हें, उनका जनरल फॉर्मूला बता देता हूं। ठीक है, हमारे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होंगे, कौन कौन से, एक तो सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। ठीक है, अगर हम सैचुरेटेड को देखें, तो सैचुरेटेड में क्या आ जाएगा, एल्कीन। इसमें दो चीजें आ जाएंगी, एल्कीन और एल्काइन। देखो इनका जनरल फॉर्मूला, अगर इसका हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होगा,
CnH2n माइनस, सॉरी बस H2n प्लस CnH2n। ठीक है, एल्काइन का होगा CnH2n माइनस 2। कैसे, देखो n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो देखो अगर हम किसकी बात करते हैं, कार्बन के, दो कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, कि कार्बन कितने हैं, दो। ठीक, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, या अगर हम बात करते हैं किसकी, इथेन की, कि इथेन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो इथेन मतलब दो कार्बन, तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा C2H, 2 जा 4 प्लस 6। तो एल्केन का फॉर्मूला बन गया, सॉरी इथेन का फॉर्मूला क्या बन गया, ये किसका फॉर्मूला है, इथेन का, C2H6। अब देखो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होगा, एक, दो और एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, ऐसे करके हम इसके तीनों वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, इथेन का फॉर्मूला। अगर हम इथीन का फॉर्मूला बनाएंगे तो इथीन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से इथीन का देखो, दो ही कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक, तो C2H4। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक C2H4, एल्कीन है ना C2H4, तो एक, सॉरी कार्बन नहीं, क्या है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ऐसे यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। हाइड्रोजन को कहीं भी जोड़ दो, जरूरी नहीं है ऊपर नीचे, अभी फिलहाल तो इतना समझो कि हाइड्रोजन को कहीं भी जोड़ दो। ठीक, तो ये क्या बन गया, एल्कीन। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक हमने क्या करा, इस केस में हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करा, और क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। तो दो दो हाइड्रोजन कम करे ना हमने यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से करा, एक हाइड्रोजन यहाँ से करा, तो इसका मतलब दो हाइड्रोजन को हम यहाँ क्या कर देंगे, ये वाले जो दो हाइड्रोजन है इसको खत्म कर देंगे। तो खत्म कर दिया ना हमने यहाँ पे, समझ में आया। ऐसी क्या है इसमें, एल्कीन का देखो, एल्कीन का अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, C2H, टू टू जा 4, 4 माइनस 2 2, तो C2H2। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C और C, एक, दो, तीन, हाइड्रोजन कितने, दो। तो हमने इस वाले केस में कितने हाइड्रोजन कम करे, यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटाया, यहाँ से भी एक और हाइड्रोजन हटाया, और इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। क्या बन गया, यहाँ से बन गया एल्कीन। समझ आया। ठीक, अब देखो तो यहां से हमने दो और कम करे ना, तो ओ इससे दो और कम कैसे करेंगे, -2। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि किस किस के क्या क्या फॉर्मूले हैं, जनरल फॉर्मूले क्या क्या है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से CnH2n प्लस 2। एल्कीन का क्या हो जाएगा, यहाँ से एल्कीन का हो जाएगा CnH2n, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n माइनस 2। ठीक, इतनी बात समझ में आई तुम्हें। अब अगली चीजें समझते हैं। इथीन का कॉमन नेम क्या होता है, देखो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दो अलग अलग नेम होते हैं। कॉमन नेम केमिस्ट्री में दो टाइप के नेम होते हैं, कॉमन नेम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम, और एक आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो इथीन का एक कॉमन नेम होता है, इथीन का कॉमन नेम होता है इथाइलीन, इथाइन नहीं, इथाइन नहीं, इथाइलीन, ईन याद रखना, बाद में ईन आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इथाइन का कॉमन नेम होता है, इथाइन का कॉमन नेम होता है एसिटाइलीन, एसिटाइलीन। ये बहुत कंफ्यूजन है,
दोनों को कहीं ना कहीं स्टार बना के लिख लो, नोट करके लिख लो जो भी। इथीन का कॉमन नेम है इथाइलीन, ठीक है। और इथाइन का कॉमन नेम है एसिटाइलीन, ठीक। ये नोट कर लेना कहीं पर भी, ठीक। अगली चीज देखते हैं। अगला एक ग्रुप आता है एल्काइल ग्रुप। ये भी क्या है, ये भी समझो हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस हुआ है एल्काइल ग्रुप। द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल इज एन एल्काइल ग्रुप। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है जैसे 1 2, ये क्या है, ये है, ये मैं बना रहा हूं इथेन पहले, ठीक है। ये इथेन है, तो इथेन कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप थोड़ी ना है, इथेन तो एल्केन ग्रुप है। तो एल्केन ग्रुप में से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और उसकी एक वैलेंसी खाली रहने देते हैं, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल, तो एक हाइड्रोजन एटम इसमें से क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया, इसकी एक वैलेंसी क्या है, खाली रह गई, इसकी एक वैलेंसी खाली है, तो इसको बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे इसको, इथाइल। ऐसे ही मिथाइल की अगर हम बात करते हैं, तो जिसकी एक वैलेंसी कैसी हो, खाली, इस पर कुछ भी अटैच ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, ठीक। तो ऐसे ही इथाइल मिथाइल। अगर प्रोपाइल की बात कर रहे हैं, तो प्रोपाइल जब एक वैलेंसी कैसी हो गई हो, खाली, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। जब भी एल्काइल ग्रुप होता हो तो समझो ये ब्रांचिंग में ही आएगा हमेशा, मेन चेन में कभी भी क्या नहीं होता, एल्काइल ग्रुप नहीं होता। अब मेन चेन क्या होती है, ब्रांचिंग चेन क्या होती है, अभी बताऊंगा तुम्हें जब IUPAC की नेमिंग करेंगे। अभी तो हम नाम रखना ही सीख रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक। अब देखो क्वेश्चन करते हैं कुछ क्वेश्चन। इथेन, ये वाला, इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 एज, इस ये क्वेश्चन में लिखवा देता हूं। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है, मोलिकुलर फॉर्मूला इथेन का C2H6 बता दिया, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड है, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लो। CH6, एक केरा हाइड्रोजन, केरा, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 7 कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे कि कितने, अगर इथीन में कितने, इथेन में कितने। अब याद रखना, देखो अगर एल्केन की बात कर रहे हैं, अगर कोई स्ट्रक्चर दिया, कुछ भी दिया, जैसे C17H34, ठीक, तो ये बताओ क्या है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ऐसे पूछेंगे। कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला देके पता करना है कि हमें क्या है, ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो याद रखना क्या, कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिए हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिए हैं, अगर उसके डबल, उसके हाइड्रोजन डबल करो और उससे 2+2 कर रहे हैं, जैसे ये समझो CnH2n, एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। तो अगर जितने नंबर ऑफ कार्बन है उससे डबल से 2 अधिक हैं, अगर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उससे डबल करने के बाद 2 अधिक हैं, तो क्या होगा, एल्केन, तो क्या होगा, एल्केन। और अगर एल्कीन की बात कर रहे हैं, तो एल्कीन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उससे जस्ट डबल क्या होंगे, हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे 17 है और हाइड्रोजन कितने, 35, तो ये क्या है, ये एल्कीन ग्रुप है। ये कौन सा है, इसमें क्या है, एल्कीन है, ठीक है। अगली बात, अगर एल्काइन की बात करते हैं, तो एल्काइन को कैसे पहचानेंगे, जितने कार्बन है उसके जस्ट डबल करो, उसके जस्ट डबल करो और उससे 2 कम कर दो। अगर जितने कार्बन एटम है उससे डबल हाइड्रोजन है और उससे 2 कम, उससे 2 कम क्या है, हाइड्रोजन एटम है, जितने कार्बन है उससे 2 कम, उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, एल्काइन। देखो क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस, आइडेंटिफाई द एल्काइंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो यहाँ पे CH4 क्या है, एल्काइन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एक कितने हैं, 1 और हाइड्रोजन कितने हैं, 4।
तो 1 के डबल करोगे कितना आ जाएगा 2, और 2 में 2 ऐड करोगे तो कितना होगा 4। मतलब ये क्या है एल्केन। अगली चीज C2H6। C2H6 मतलब दो कार्बन कितने हैं, दो, दो के डबल करेंगे 4 और दो ऐड कर दिए तो 6। तो मतलब ये भी क्या है एल्केन ही है, ये भी क्या है एल्काइन नहीं है। अगली चीज C2H2। C2H2 जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन करे और उससे दो कम कर दिए तो C2H2, दो दूनी 4 हाइड्रोजन होंगे, 4 में से दो करेंगे तो 2, तो ये क्या है, ये एल्काइन है। अगली चीज C3H6, कार्बन के जितने कार्बन है उससे डबल क्या करो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने होंगे 6, और 6 में से 2 माइनस कर दो क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या है, ये भी एल्काइन है। अगली चीज C2H4। C2H4 2 2 जा 4, ये तो जस्ट डबल हो रहे तो ये क्या है एल्कीन, ये क्या नहीं है एल्काइन नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, आइडेंटिफाई द एल्केन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्हीं में से जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन, और इसमें से ही हमें बताना है, इनमें से ही बताओ, जैसे ऊपरले वाले ऑप्शन है ना, यही वाले ऑप्शन रख लो। तो ये वाले ऑप्शन अगर हम रखते हैं, अब इनमें हमें हमें क्या बताना है, अब इनमें हमें बताना है कि कौन सा एल्केन है नहीं है। देखो ये वाला एल्केन था, ये वाला एल्केन था, ये क्या है एल्कीन, ये क्या है एल्कीन, ये क्या है एल्काइन, ये भी क्या है एल्काइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन का क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा CnH2n+2। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं एल्कीन और एल्काइन। तो बस हमें क्या फाइंड करना है, एल्कीन और एल्काइन फाइंड करने हैं। देखो एल्कीन और एल्काइन मतलब ये वाले तीनों, ये क्या है, तीनों ही क्या है अनसैचुरेटेड, तीनों क्या है ये अनसैचुरेटेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों वाले, ये तो क्या है एल्केन है, ये तो नहीं होगा। अगला है C2H4। C2H4 क्या होता है एल्कीन, ये है, ये क्या है अनसैचुरेटेड है, C2H4 क्या है अनसैचुरेटेड है। ठीक, अब पढ़ते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के। इन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, इन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, सच हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इस बात का मतलब क्या होता है, देखो अगर हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे कार्बन कार्बन से जुड़ा है और किस फॉर्म में, और हाइड्रोजन से जुड़ा है, लेकिन रिंग बना रहा है, जुड़ के क्या बनाया है रिंग, साइकिल बना रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे देखो कार्बन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अभी तो तुम्हें लाइन का पता नहीं होगा, एक ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन, तो इसने ऐसा कार्बन कार्बन मिलकर क्या बना रहे हैं, एक रिंग बना रहे हैं ना, तो रिंग बना रहे हैं तो क्या बन गई साइकिल बन गई, इसे क्या बोलेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और जो नहीं, जिस और बाकी सारी वैलेंसी से क्या जोड़ दो हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो, अब एक कार्बन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो एक कार्बन का मतलब जहां होता क्या है, लाइन स्ट्रक्चर जब बनाते हैं हम कार्बन का, तो जहां पर भी हम टर्न करते हैं, जहां पर भी हम मोड़ते हैं, वहीं पर एक कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर मोड़ रहे हैं तो यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है, या फिर देखो ऐसे, तो यहाँ पर भी एक कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी और यहाँ भी, जितने भी हम मोड़ लेंगे उतने ही क्या होंगे कार्बन। ठीक, तो जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, जहां पर भी हमने क्या लिया है एंगल लिया है, जहां पर भी हमने अपनी लाइन को मोड़ा है, वहीं वहीं पर क्या है एक कार्बन प्रेजेंट है। समझ में आया, अब देखो, तो ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा अब, ठीक है, अब तुम समझना है ऐसे ही। देखो यहाँ पर भी क्या है, एक कार्बन यहाँ पर 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 है, और एक कार्बन यहाँ पर है, और एक कार्बन यहाँ पर है। अब चारों तरफ छह कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। तो इसने दो कार्बन तो दो बॉन्ड बना रखे हैं, बाकी दो नहीं बना रखे। ठीक है, अब ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं अनसैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, देखो सैचुरेटेड का मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होंगे सैचुरेटेड। अब मैंने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, कैसे, देखो इधर,
अब ये क्या बन गया, अनसैचुरेटेड। ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड। ऐसे ही देखो मैंने यहाँ पे 3 बॉन्ड बना दिए, या ऐसे समझो, तुम्हें अभी तो लाइन से समझ में नहीं आएगा शायद। कार्बन 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 कार्बन, और अब हम मैंने क्या बचा, इन तीनों के बीच में एक इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बना दिए, 3। तो ये भी क्या बन गया, अनसैचुरेटेड। तो ये कैसे हो सकते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है। और अनसैचुरेटेड में फेमस क्या है, अनसैचुरेटेड में फेमस है बेंजीन। इसे बोलते हैं बेंजीन, ये बहुत फेमस है। ठीक है। एक क्वेश्चन भी आता है कि बेंजीन में कितने कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो देखो 4 बॉन्ड हो गए इस कार्बन के पूरे कंप्लीट, इस कार्बन के पूरे 4 कंप्लीट हो गए, इसके भी 4 कंप्लीट हो गए। ऐसे ही एक एक जगह पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। तो देखो कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, 15 कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अगली चीज देखते हैं, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हम किसकी बात करते हैं, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन की, तो नेमिंग अब आप आईयूकेसी नेम करेंगे। जैसे अगर हम किसकी बात करते हैं, पहली चीज, पहला ही नाम ले लेता हूं मैं, नेमिंग ऑफ CH4। CH4 की नेमिंग कैसे करेंगे, तो मैंने बता दिया, तो मैं अब तो थोड़ा इजी हो जाएगा। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन का मतलब क्या है, मीथ। मीथ मतलब मीथेन, मीथ मतलब मीथेन। दूसरा अगर हम क्या बात करते हैं, C2H6। पहली चीज हमें क्या देखना है, ये एल्कीन है, एल्केन है या एल्काइन है। तो C2H6 क्या है, एल्केन। तो इसका नेम क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब ईथ, और क्या है, ये एल्केन है, तो क्या लग जाएगा, एन। क्या लग जाएगा, एन। देखो अगर कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या, अगर कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या लगेगा हाइड्रोकार्बन में, एन। नाम मतलब सरनेम क्या होगा, एन। मीथ ईथ, मीथ एन, ऐसे ईथ एन। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, ईन। मीथ मीथीन तो कभी बन ही नहीं सकता, क्या होगा, ईथीन या फिर ईथ आइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, हमेशा आइन, आइन। ठीक है। अगली चीज देखो, ऐसे अगर हम किसकी बात करते हैं, C3H8। C3H8 मतलब 3। अभी देखो ये भी किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर भी अभी तक एल्केनी की बात कर रहे हैं, C3H6। 3 2 जा 6, और 6 से 2 ज्यादा है, 8 है, तो क्या है ये, प्रोपेन। 3 कार्बन मतलब प्रोप, और क्या है ये, एल्केन है, तो क्या होगा, प्रोप के बाद एन लेगा, प्रोपेन। ठीक है, समझ आया। और देखो, देखो जैसे
देखो, अब हम बात करते हैं किसकी। अभी तक हमने बात करी सिंपल नेमिंग की, ठीक है। अगर 3 कार्बन होंगे तो जैसे सी सी 4 कार्बन की बात कर लेते हैं, H8। तो ये क्या है, एल्कीन है। और एल्कीन है तो क्या मतलब क्या है, 4 कार्बन है, 4 मतलब ब्यूट। और क्या है, एल्कीन है तो ब्यूट के बाद क्या लगेगा, ईन, ब्यूटीन। ऐसे ही अगर हम किसी और की बात कर लेते हैं जैसे C5H8, तो C5 5 टू जो 10 और 10 में से -2 करा 8, तो मतलब ये क्या है, एल्काइन है ये। क्या है ये, एल्काइन। तो देखो इस 5 मतलब पेंट, और क्या है, आइन। अभी तक तो ये सिंपल सिंपल थी। अब देखो हम थोड़ा कैसी करते हैं, ब्रांचिंग वाली। अब पहला रूल क्या है, आईयूपीएसी का पहला रूल क्या है, देखो पहला रूल होता है कि हमें जैसे ये दिया गया है, इसकी नेमिंग करनी है। अगर ऐसा करके स्ट्रक्चर दिया गया है, अब मैं बार बार हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा जहां पर इसकी वैलेंसी नहीं सेटिस्फाई है, मतलब वहां पर समझो क्या है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन है, और कोई भी सिंगल बॉन्ड, हर जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इसे क्या बोलेंगे, 4 कार्बन है, 4 मतलब ब्यूट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ब्यूट एन। इतनी बात समझ में आई। और अगर यही स्ट्रक्चर कैसे लिखा हो, 1 2 ऐसे करके लिखा हो, तो इसे कैसे लिखेंगे, तब इसका यूपीएससी नेम क्या होगा। अब देखो, अब क्या कर, अब एक आता है ब्रांचिंग वाला रूल। दूसरा एग्जांपल ये वाला, ब्रांचिंग वाला रूल। ब्रांचिंग वाला रूल क्या, पहला हमें बनानी है लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। फर्स्ट क्या है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इधर देखो, 1 2 3, या 1 2 3, हमेशा लॉन्गेस्ट चेन कितने की आएगी, 3 कार्बन की। तो यहां पे हम मान लेते हैं 1 2 3। तो 1 2, सेकंड पे क्या है, सेकंड पे है ब्रांचिंग, तो इसे बोलेंगे सेकंड, पहले ब्रांचिंग पहले लिखते हैं, पेरेंट चेन लिखते हैं बाद में, ठीक है। तो इसे बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे 2, सेकंड पोजीशन पे है ना ये 2, एक कार्बन है तो एक मतलब मिथाइल, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन, 3 मतलब प्रोप, तो प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन देखो, अगर ऐसे लिखा हुआ हो, अगला क्वेश्चन 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ, तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। देखो हमेशा एक चीज अपने दिमाग में, जहन में डाल लेना, जितने हमें कार्बन स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे होंगे, उतने ही कार्बन हमें नेमिंग में भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे कितने कार्बन दिखाई है टोटल, 4, तो यहाँ पर भी हमें 4 ही कार्बन दिखने चाहिए। देखो मिथाइल एक कार्बन तो ये हो गया, और प्रोप प्रोप मतलब 3 कार्बन ये हो गए, 3 और 1 4, तो नेमिंग में भी हमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 4। ऐसे ही हमें इस स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पर हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनानी है पहले, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4। अब हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन या तो हम ये वाली बना सकते हैं, 1 2 3 4, किधर किसी से भी बना लो, कितने की बनेगी लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल, लॉन्गेस्ट चेन 4 नंबर की। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है, हमेशा लॉन्गेस्ट चेन काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांचिंग नजदीक पड़ेगी। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर तो इधर से करते ब्रांचिंग स्टार्ट, या इधर से करते, दोनों तरफ से 2 पे ही आना था, ठीक है। ऐसे ही इसमें अगर हम बात करते हैं कहाँ से स्टार्ट करें, अगर हम 1 2 3 4, तो यहाँ से ब्रांचिंग कितने नंबर पे आ रही है, थर्ड पे, तो इधर से काउंटिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम काउंटिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ से ब्रांचिंग नजदीक आ रही ना, तो काउंटिंग उधर से करेंगे, करनी स्टार्ट करेंगे जिधर से ब्रांचिंग नजदीक आ रही है। तो इसका नेमिंग हो जाएगा 2 म्यू 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर 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 कैसे लिखा हुआ, इधर देखो ऐसे लिखा होता,
देखो हमें क्या बनानी है, सबसे पहले हमें देखनी है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन का कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5 6, ये वाला रूट की करते हैं तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं, 6। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ अगर किधर भी देखो, किधर की भी आएंगी तो 6 ही आएगा। अब बात करते हैं हम काउंटिंग किधर से करें, यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। देखो ब्रांचिंग यहां से भी 3 पे पड़ रही है, यहां पर भी 3 से पड़ रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में यहां पर एक कार्बन की ब्रांचिंग है, यहां पर 2 कार्बन की ब्रांचिंग है। तो एक वाली को क्या बोलते हैं, एक वाली को बोलते हैं मिथाइल, और 2 वाली को क्या बोलते हैं, इथाइल। तो हमें देखना होता है कि अल्फाबेटिकल सिंबल किधर से नजदीक है। देखो एबीसीडी में पहले कौन आता है, एबीसीडी में पहले ई आता है ना, तो पहले हम ई को लिखेंगे। तो ई को लिखेंगे तो पहले हम देखेंगे कि ई अब दोनों में सेम ही आ रहा है ना, ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में इसकी नेमिंग क्या होती है, इसकी नेमिंग होगी 3 इथाइल, 3 इथाइल। और देखो नंबर के बाद हल्का सा क्या बोलते हैं इसे, डंडा लगाओ, उसके बाद इथाइल, फिर हल्का सा, ठीक है, 3 इथाइल, उसके बाद 4 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 6। और 6 के 6 किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल कार्बन से। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर ऐसे लिखा हुआ हो 1 2, देखो अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की होगी। काउंटिंग हमेशा किधर से करेंगे, जिधर से ब्रांचिंग नजदीक होगी। तो यहां पर सेकंड पे क्या है, इथाइल, 4 पे मिथाइल। तो इथाइल पहले आता है ना एबीसीडी में, ई पहले आता है या एम पहले आता है, तो ई पहले आता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर ऐसा हो कुछ तो इधर से नेमिंग करो या इधर से नेमिंग करो, सेम ही है। तो इसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, 3 डाई, एक ही पोजीशन पे 2 ब्रांचिंग है ना, तो 3 डाई, 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 5, पेंट एन। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे हो अगर, तो इसे क्या लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5, तो इसका नेमिंग हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इधर, तो देखो 1, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखनी है हमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 4 5, एक तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बन रही है, एक लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बन रही है। तो कौन सी लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे हम, लॉन्गेस्ट चेन वो वाली चुनते हैं हम जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा आ रही हो। तो इसमें ब्रांचिंग, एक ही ब्रांचिंग आ रही है, ये वाली ब्रांचिंग आ जाएगी पूरी वाली, ठीक है। और इसमें कितनी ब्रांचिंग आ जाएगी अगर हम ये वाला रास्ता चुनते हैं, 1 2 3। तो हमें कौन सी ब्रांचिंग चुननी है, जिधर ज्यादा ब्रांचिंग आती है, ठीक है। तो देखो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, 1 2, नेमिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से ब्रांचिंग नजदीक है, तो 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। अब 3 पे क्या है, 3 पे है इथाइल, तो 2 डाई मिथाइल। देखो सॉरी, अब मैंने क्या करा,
2 डाई मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन। लेकिन इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, पहले हम क्या लिखेंगे, ई वाला, तो इसका नेमिंग होगा 3 इथाइल 2 डाई मिथाइल पेंटेन। समझ आया। अगली चीज देखो, अगली बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, जैसे C2H4 की। तो C2H4 की क्या होगी, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 मतलब इथीन, मतलब सिंपल सा है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर C3H6 है, C3H6 है, तो क्या होगा, 1 2 C3H6 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें बताना है कि पोजीशन भी बतानी है, अगर हमें कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी होती है, तो क्या करते हैं हम, 3 कार्बन मतलब प्रोप, और फर्स्ट पोजीशन दे देते हैं इसे, कार्बन की कितनी, डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है, फर्स्ट कार्बन पर ही, तो प्रोप 1E, ये 2 है, ये 3 है, प्रोप 1E। ठीक है, ऐसे ही इथाइन की अगर बात करते हैं, तो इथाइन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ऐसे इथाइन का हो जाएगा, ऐसे ही प्रोपाइन का। ठीक है, आप आगे तुम प्रैक्टिस करते रहना, तो ये होता चला जाएगा। ठीक है, नेमिंग वगैरह इसकी आगे नेमिंग वहां पे भी आएगी, जब आईयूपीएसी नेम उसके फंक्शन ग्रुप पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगली चीज आती है आइसोमेरिज्म। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एन आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इस बात का मतलब क्या है, देखो इधर, जैसे स्ट्रक्चर, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बताऊं C4H10, C4H10 है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसके मैं कितने सारे स्ट्रक्चर बना सकता हूं, कैसे, देखो इधर, 1 2 3 1 4। एक तो ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और दूसरे स्ट्रक्चर में कैसे बना सकता हूँ, 1 2 3 और 1 4, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं और क्या बना सकता हूँ इसका, तो दो ये आपस में क्या है, आपस में क्या है, आइसोमर। तो याद रखना, आइसोमर का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम डिफरेंट होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, और स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिफरेंस। एक चीज हम आइसोमर को पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं हम, आइसोमर के हमेशा हमेशा आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं, डिफरेंट। आईयूपीएसी नेम आर डिफरेंट। अगर तुम्हें लग रहा होगा ना कि भाई ये आईयूपीएसी है या नहीं है, तो इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, इसका आईयूपीएसी नेम लिखा, तो देखो आईयूपीएसी नेम कैसे आएंगे, डिफरेंट, बस मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है इनका। ठीक है, समझ आया। तो आइसोमर के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन। क्यों, देखो अगर हम एक कार्बन की बात करें, तो एक कार्बन तो हमेशा ऐसे ही जुड़ेगा ना भाई, एक कार्बन में क्या ही जोड़ना, क्या ही घटाना, क्या ही, कुछ भी नहीं है। एक कार्बन तो हमेशा ऐसे ही जुड़ेगा, 2 कार्बन ही हमेशा ऐसे ही जुड़ेंगे, 3 कार्बन भी हमेशा ऐसे ही जुड़ेंगे। 3 कार्बन को लो ऐसे जोड़ लो, तब भी तो 3 कार्बन की चैन ही है, यहाँ पर भी 3 कार्बन की चैन ही है, तो तो मैक्सिमम कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन। देखो 4 कार्बन को तो हम अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। तो मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड है आइसोमर्स के लिए, 4 कार्बन। मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड है आइसोमर्स के लिए, 4 कार्बन। लिख देता हूँ, लो, मिनिमम 4 कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगला बताओ चलो, जैसे
एक क्वेश्चन है जैसे हमें बताने हैं कि C5H12 C5H12 क्या है, पेंटेन, कि इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है। तो देखो बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 1 5, 3 2 5। तो एक तो नॉर्मल पेंटेन हो गया, एक तो क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन, जिसे कैसे लिखते हैं, नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन मतलब स्ट्रेट लाइन में पेंटेन। दूसरा 1 2 3 यहाँ बनाए हमने, देखो स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, इसका नॉर्मल नॉर्मल पेंटेन, इसका क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे प्रोपेन टू टू डाइमिथाइल। इसका कॉमन नेम होता है, देखो कॉमन नेम अगर ऐसे लिखा हुआ हो, ऐसे करके लिखा हुआ हो कॉमन, तो इसे बोलते हैं आइसो। जब सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो आइसो, और अगर सेकंड पोजीशन पर 2 कार्बन ऐसे अटैच्ड है तो इसे बोलते हैं नियो। नियो और आइसो हमेशा यूज होते हैं, जब अधिकतर यूज होते हैं, वैसे तो आईयूपीएसी में भी यूज कहीं ना कहीं दिख जाते हैं तुम्हें, लेकिन आइसो और नियो टर्म्स हमेशा कॉमन नेम में यूज होते हैं, ज्यादातर कॉमन नेमिंग में। तो हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं पेंटेन का आइसोमर्स बनाओ। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और कैसे ऐड कर सकते हैं हम, 1 2 3 और 1 4, ठीक है, एक ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 आइसोमर पॉसिबल है, पेंटेन कितने आइसोमर है, 3, ठीक है। अगली चीज, अगर हम यहाँ से हटा के इधर लगाएंगे तब भी तो सेम ही बन जाएगा। देखो अगर हमने यहाँ से हटाकर और कहाँ लगाया, यहाँ लगाया, तो ये और ये जो बना सेम ही तो है, इसीलिए इसे एक ही काउंट करते हैं। तो कितने आइसोमर पॉसिबल है, 3। अगला क्वेश्चन बताओ कि C6H14 के कितने आइसोमर पॉसिबल है, बताओ C6H14 कितने आइसोमर पॉसिबल है। तो देखो बनाकर देख लेते हैं, C6H14 मतलब एल्केन ग्रुप है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, एक तो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन। दूसरा 1 2 3 4, 1 5 और 1 6, ये हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक इसे हटाओ यहाँ से, एक कार्बन पर ही ये लगा दो, सेम हो गया, ठीक। अगला और क्या कर सकते हैं, ये तो हो ही गया, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं, ये बन गया, तो 5, एक और बचा ना, एक ये बन गया, ठीक है। तो कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 आइसोमर पॉसिबल है इसके, और आइसोमर बन सकते हैं और नहीं बन सकते, ठीक है। या बन सकता है एक और बन सकता है, देखो कैसे, नहीं और नहीं बन सकता, अगर हम इस कार्बन को हटाकर यहाँ लगाएंगे तो सेम ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो कितने आइसोमर पॉसिबल है इसके, 4 आइसोमर, ठीक। तो आई होप तुम्हें आइसोमर समझ में आया होगा, ठीक है। देखो इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा आइसोमर तक, ठीक है, आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और प्लीज़ थोड़ा अच्छे कमेंट करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ी अगर चैनल की रीच बढ़ेगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, डेली वीडियो बना पाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ चैनल को लाइक करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच।